you are good at your side। बेटा आज हम लेक और रिवर के बारे में पढ़ेंगे कि जो लेक हैं कौन सी ऐसी लेक है जो मीठे पानी की है, कौन सी खारे पानी की है, इनके यूजेस क्या हैं। उसके बाद हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे कि रिवर का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस जानने से पहले अगर हम ये सोचें कि रिवर और लेक ना हो तो क्या होगा। आप देख सकते हो कि जो पानी जिन भी सुविधाओं के लिए हम यूज करते हैं, फिर उसका दूसरा सोर्स क्या हो जिससे हम इसे पूरा करें। तो ये सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि इनकी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हमें इनको पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लेक के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि लेक झील होती है और जो एक बड़ा लार्ज एक्सटेंड होता है लेक का रूप जो बहुत बड़ा होता है उसे सी कहते हैं, जैसे कि कैस्पियन सी, डैड और अराल सी। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि लेक कौन कौन सी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। कुछ छोटी लेक होती हैं, कुछ बड़ी लेक होती हैं। यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डल लेक। फैमिलियर होता है बेटा परिचित होना। आप इस बात से परिचित हैं कि जो कश्मीर में फेमस वालीज हैं, घाटियां हैं, उनमें कुछ फेमस लेक हैं। उनमें डल लेक, हाउसबोट लेक और सिकाराज लेक हैं, विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। जो हर साल हजारों जो टूरिस्ट होती हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoy boating, swimming and other water game। इसी प्रकार आपने कभी दूसरे टूरिस्ट स्पॉट की विजिट की होगी जो लेक के पास में है और जो वाटर गेम है, बोटिंग, स्विमिंग या दूसरे जो गेम हैं उनको एंजॉय किया होगा। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? तो अब आप कल्पना करके देखो कि श्रीनगर में, नैनीताल में जो दूसरे टूरिस्ट प्लेस हैं, अगर वहाँ पर लेक ना होती तो क्या वो इतनी ही अट्रैक्टिव होती आज जैसे कि उनका इम्पोर्टेंस है, जैसे कि वो अभी भी अट्रैक्ट करते हैं। Have you ever tried to know the importance of lake in making a place attractive to tourists? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो झील होती है वो किस प्रकार किसी भी प्लेस को टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। Apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human being in many ways। भाई ये टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करती ही है, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग के लिए इसके काफ़ी यूजेस भी हैं। लेक को काफ़ी चीज़ों के लिए ह्यूमन बीइंग यूज भी करता है। तो अभी मैंने बता दिया था आपको कि जो लेक का बड़ा रूप है उसे सी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सी, डैड और अराल सी, ये सब सी के नेम है। इंडिया हैज़ मैनी लेक। आप सबको पता है कि इंडिया में काफ़ी लेक पाई जाती हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। ये एक दूसरे से साइज में और दूसरी विशेषताओं में अलग हैं। बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स बनता है कि एक लेक को देकर पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार की झील है, जैसे नमक की झील है, मीठे पानी की झील है, तो इनमें या लेगून झील है, इस प्रकार पूछा जा सकता है। मोस्ट लेक आर परमानेंट। अधिकतर जो लेक होती हैं बेटा वो परमानेंट होती हैं। परमानेंट मतलब उनमें हमेशा ही पानी रहता है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेकिन कुछ ऐसी झील होती हैं जिनमें बारिश आने के बाद ही पानी आता है और जैसे ही सीजन जाता है पानी सूख जाता है। लाइक लेक इन द basins of inland range of semi arid region। सेमी एरिड रीजन होता है बेटा अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी कि जहां पर कोई ज्यादा पानी की ज्यादा कमी भी नहीं होती और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होता।
ये इनलैंड ड्रेन्स वाली, इनलैंड वो एरिया होता है बेटा जहाँ पर समुद्री तट नहीं लगा होता, जैसे हम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये क्या है, इनलैंड एरिया है। यहाँ पर आप झील देखोगे, कोई भी आपने अपने खेत के आसपास छोटी मोटी देखी होगी, तो उसमें पानी बस बारिश के टाइम में होता है या ट्यूबवेल वगैरह के द्वारा ड्रेन करते हैं तो ही आता है, वरना उनमें वो सूख जाती हैं। These are some lake which are result of action of glacier and ice sheet. ये कुछ ऐसी झीलें हैं जो ग्लेशियर या आइस शीट के एक्शन के कारण बनी हैं। Which other have been formed by wind. कुछ ऐसी झीलें भी होती हैं जो हवा के द्वारा, रिवर एक्शन के द्वारा या ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बनाई गई है। A meandering river across a floodplain form cut off that later develops into Oxbow Lake. कुछ मैंड्रिंग रिवर हैं, मतलब जो थोड़ी लहराती हुई बहती है, क्योंकि आप सबको पता है बेटा नदी का कोई फिक्स एरिया नहीं होता, जहां भी झील होगा पानी वहीं बहेगा। तो जब ये प्लेन एरिया में आती हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ढलान नहीं होता, जिसके कारण इनका फ्लो है जो थोड़ा धीमा हो जाता है, और जहां पर भी सिल्ट ज्यादा ठहरनी शुरू हो जाती है वहीं पर इसमें कट पड़ने शुरू हो जाते हैं और बाद में ये ओक्सबो लेक के रूप में विकसित होती है। ये हमने पीछे जो इमेज थी उसमें देखा था। स्पिट्स एंड बार फोम लैगून इन द कोस्टल एरिया। जो स्पिट और बार है बेटा उससे कोस्टल एरिया में लैगून झील बनती है, जैसे चिले का लेक। ये बेटा कोस्टल एरिया में ही मिलेंगे, क्योंकि कोस्टल एरिया में है जो समुद्र का पानी भी इनमें मिल जाता है। पुलिकट लेक ये भी आप देखोगे कोस्टल एरिया में है, कोलेरू लेक भी कोस्टल एरिया में है। लेक इन द रीजन ऑफ इनलैंड रेंज आर सम टाइम सीजनल। अभी हमने पीछे भी बताया था कि जो लेक इनलैंड ड्रेन्स में होती हैं तो वहां पर कुछ ये नदियां, ये जो झील होती हैं ये सीजनल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सांभर लेक इन राजस्थान। अब बेटा आपको इनलैंड ड्रेनेज वाली जो झील है वो बताई है सांभर लेक, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी समुद्री एरिया नहीं लगता। विच इज अ साल्ट वाटर लेक। लेकिन ये कैसी लेक है भाई, साल्ट वाटर लेक है, यानी कि ये काफी खारे पानी की झील है। इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट। तो इसकी विशेषता क्या है भाई सांबर लेक की, कि इससे नमक का उत्पादन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन आर इन द हिमालयन रीजन। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेश वाटर लेक किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो बेटा वो हिमालय रीजन है। दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन। ये ग्लेशियर से बनी है। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन विच आर लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। तो ये जो है ग्लेशियर के कारण बनी होती हैं, जो बाद में बर्फ पिघलने के बाद भर जाती हैं। वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो बेटा जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, आप सबको पता है इसकी विशेषता क्या है, ये मीठे पानी की झील है और इसके विपरीत ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी है। इन द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। और ये इंडिया की सबसे ताज़ा पानी की, यानी कि ताज़ा जो मीठा पानी है उसकी झील है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बारा पानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सी फ्रेश वाटर लेक है और कौन सी साल्ट लेक है। Apart from natural lake, the damming of the river for the generation of tidal power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar Lake. तो इसके अलावा नेचुरल लेक भी हैं और कुछ रिवर पर डैम बनाकर बनाए गए हैं ताकि बिजली बनाई जा सके। तो इसी प्रकार की एक लेक है गुरु गोविंद सागर, जो कि बाखरा नांगल प्रोजेक्ट के लिए यूज की जाती है। लेक आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग।
आप सबको पता है भाई कि जो लेक हैं उनका ह्यूमन बीइंग के लिए काफी महत्व होता है। तो बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ लेक, यानी कि लेक का जो वाटर है वो किस पर्पज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप अपने आंसर को अंडरलाइन कर सकते हैं। ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। तो पहला काम लेक यही करती है कि ये नदी के पानी के बहाव को नियमित करने में मदद करती है कि सही तरीके से फ्लो हो। ड्यूरिंग हैवी रेन इट प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। जब भारी बारिश होती है तो ये फ्लड से बचाती है, क्योंकि जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो इन लेक की तरफ उतार दिया जाता है, और जब सीजन ड्राई हो जाता है तो ये रिवर के फ्लो को मेंटेन करता है, यानी कि लेक से पानी रिवर में छोड़ दिया जाता है। लेक कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। अब नेक्स्ट है जो यूजेज है वो लेक का यही है कि इससे बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट यूज क्या है, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग। तो जो आसपास का क्लाइमेट होता है उसे मॉडरेट करती है। मॉडरेट का मीनिंग होता है बेटा ना ज़्यादा गर्मी होना ना ज़्यादा ठंड होना। जैसे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला इंडिया उसे कहा जाता है, क्योंकि वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जब आप साउथ में जाओगे तो आप देखोगे, चाहे सर्दी में चले जाओ चाहे गर्मी में चले जाओ, वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, क्योंकि जैसे अब कड़कड़ाती यहाँ पर ठंड है, साउथ में ऐसी ठंड नहीं मिलेगी। अगला यूजेस है बेटा मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये जो जलीय जीव हैं उसको भी मेंटेन करती हैं। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, ये प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, ये टूरिज्म को भी बढ़ने में हेल्प करती हैं। और रिक्रिएशन होता है बेटा मनोरंजन, मनोरंजन भी प्रोवाइड करवाती हैं। इस ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि रिवर का ये लेक का क्या यूज है। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, कि रिवर का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। तो बेटा जिस प्रकार लेक की इम्पोर्टेंस है कि वो बिजली बनाने में, मनोरंजन करने में, एक्वेटिक लाइफ के लिए, इनके लिए फायदेमंद है, तो ऐसे ही रिवर भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। रिवर हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस ओवर द ह्यूमन हिस्ट्री। तो रिवर वही ऐतिहासिक समय से ही ह्यूमन के लिए काफी महत्वपूर्ण रही है। वाटर फ्रॉम रिवर इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। वाटर है जो रिवर का नेचुरल रिसोर्स है और ये ह्यूमन एक्टिविटी के लिए काफी आवश्यक है। Therefore, river bank have attracted settler from ancient time. इसीलिए जो नदियों के किनारे होते थे वो प्राचीन समय से ही बस्तियों के लिए काफी अट्रैक्टिव, सेटलर होता है बेटा अट्रैक्टिव, बस्तियां होना यानी कि जहाँ पर गांव वगैरह बस जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे गांव हैं या शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे होते थे। वो इसलिए होता था कि जो भी यूजेस हैं वाटर के वो पास में ही हो जाएं। These settlement have now become big city। जो पहले बस्तियों के रूप में सेट हुए थे प्राचीन समय में, अब उन्होंने शहरों का रूप ले लिया है। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट तैयार करोगे और देखोगे कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद है जो मूसी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। दिल्ली है जो ये यमुना रिवर के किनारे पर है। तो इस प्रकार बहुत सारे शहर हैं जो नदियों के किनारे हैं। यूजेस रिवर फॉर इरिगेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता बेटा कि जो रिवर्स हैं उसका पानी किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो पहला पर्पज रिवर का यही है कि उसका पानी इरिगेशन के लिए यूज होता है। इरिगेशन होता है बेटा खेतों में जो सिंचाई करते हैं। नेविगेशन होता है नौका, यानी कि जो नाव वगैरह चलाते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन होता है बिजली बनाना। is of special significance particularly to a country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population। पर्टिकुलर इंडिया जैसे देश में जहाँ पर एग्रीकल्चर मुख्य व्यवसाय है लोगों का, तो उस देश में रिवर्स का काफी महत्व है।
क्या बेटा आपको पता है कि कौन सा ऐसा देश है जो कंटिन्यू रिवर से ही अपनी खेतों की सिंचाई करता है? तो वो है पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं कि रिवर में पोल्यूशन का क्या कारण है। अब जो चीजें हमें इतना फायदा पहुंचा रही हैं, हम उनको किस प्रकार नुकसान में रख रहे हैं। The growing domestic, municipal, industrial, and agricultural demand for water from rivers naturally affected the quality of water. तो जो डोमेस्टिक या औद्योगिक या एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इससे रिवर की जो गुणवत्ता है पानी की वो प्रभावित हो रही है। As a result, some more and more water is being drained out of river, reducing their volume. जैसे जैसे हम पानी को ज्यादा यूज करते जा रहे हैं तो पानी की मात्रा भी कम हो रही है। On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river. तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हैवी लोड्स जो होते हैं, यानी कि जो भी कूड़ा करकट होता है इंडस्ट्रीज का या जो भी हमारे यूज की नहीं होती, उन सब को हम नदियों में बहा देते हैं। दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर। तो इससे केवल नदी के पानी की क्वालिटी ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि जो रिवर की कैपेसिटी होती है अपने आप को साफ करने की, वो भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि किस प्रकार रिवर है जो पोल्यूट हो रही है। For example, given the advocate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 kilometer of large city. तो पानी का जो फ्लो है गंगा का, वो कम से कम 20 किलोमीटर, जो लार्ज सिटी किनारे पर बसी हुई है, 20 किलोमीटर तक इसकी कैपेसिटी है कि वो इसको पोल्यूशन को कम कर सकती है। But the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen. लेकिन बहुत तेजी से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण हो रहा है, ऐसा नहीं होने दे रहा। एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर हैज बीन राइजिंग, और इससे जो नदियों का पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। Concern over rising pollution in our river lead to the launching of various action plan to clean the river. तो इसीलिए कुछ रिवर्स के लिए कुछ एक्शन प्लान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं ताकि नदियों को साफ रखा जा सके। हैव यू हियर अबाउट सच एक्शन प्लान्स? क्या आपने ऐसा कोई भी एक्शन प्लान सुना है जो गंगा या बाकी नदियों को साफ करने के लिए किया गया है? हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाई पोल्यूटेड रिवर वाटर? किस प्रकार हमारी हेल्थ है जो अफेक्टेड होती है रिवर के पोल्यूटेड वाटर से? थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर। आप एक बार सोच सकते हो कि अगर फ्रेश वाटर ना हो तो ह्यूमन की लाइफ कैसी हो जाए। आप सोच सकते हो कि एक दिन क्या आप 1 घंटा भी पानी पिए बगैर नहीं रह सकते। अगर फ्रेश वाटर ना हो तो आप क्या करोगे? अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास। तो आप अपनी क्लास में बेटा इस प्रकार की जो है डिबेट रख सकते हो। और एक्शन प्लान भाई काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने चला रखा है, जैसे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, जो गंगा की सफाई के लिए चलाया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राशि भी अनाउंस की जाती है ताकि रिवर को साफ करने के लिए उसे यूज किया जा सके। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।